This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. नमस्कार। बहुत सारे विद्यार्थियों की बार बार फोन आ रहे थे, कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि आयुर्वेद शरीर के ऊपर, जैसे धातु है, उपधातु है, मल है, ओज है, ऐसे कुछ सिद्धांतों पे, आयुर्वेद की महत्वपूर्ण बातों पे थोड़ा सा और प्रकाश डाले तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से आज मैं आपके साथ आयुर्वेद शरीर में विशेषतः सप्त धातुओं का वर्णन या चर्चा करने वाला हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप अंत में पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो धातु, यह जो शब्द है आयुर्वेद में, वो धारणात धातवाह, इस पद्धति से आया हुआ है। यानी शरीर का जो धारण करता है वह धातु है। सबसे महत्वपूर्ण बात, धातुओं के चर्चा करने से पहले हमने ये जानना है कि शरीर के तीन महत्वपूर्ण घटक, या जिसे हमें क्रियात्मक घटक भी कह सकते हैं, दोष, धातु, मल, इन तीन घटकों को आयुर्वेद ने प्राधान्यतः माना है या सिद्धांत रूप में प्रस्थापित किया है। तो दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, या दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय में हमें यह सूत्र मिलता है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ये तीन ही घटक जो है वो मूल स्वरूप है। किसके मूल है? तो देह के मूल है। यानी यहाँ पे आयुर्वेद के सिद्धांत समझाने के लिए वाग्भटाचार्य ने बहुत ही आसान ऐसी उपमान प्रमाण या एनालॉजी का उपयोग किया है। शरीर की तुलना एक वृक्ष से की है, और जैसे एक वृक्ष के अच्छे फलने फूलने के लिए उसके मूल यानी रूट्स हेल्दी या स्वस्थ, बैलेंस रहने चाहिए, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष के दोष, धातु, मल, यह तीन मूल रूप या मूल स्वरूप है। वो अगर ठीक है तो ही देह की, शरीर की जो अवस्था है वो स्वस्थ अवस्था रहेगी। अभी स्वस्थ इस शब्द से भी हमें आगे पता चलता है, सुश्रुत संहिता में विशेषतः स्वस्थ की व्याख्या एक आदर्श व्याख्या के स्वरूप में सुश्रुताचार्य जी ने प्रस्तुत की है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो इस सूत्र में सुश्रुताचार्य हमें समझाते हैं कि दोषों के साथ समधातु, यह भी आवश्यक बात है। तो धातु ये द्वितीय महत्वपूर्ण क्रियात्मक घटक है या फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ऐसा हम इसको कहेंगे। तो वह है धातु, ये द्वितीय घटक है। आगे जाएंगे तो इसको समझने के लिए थोड़ा सिंपल भाषा में हम प्रयास करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज होलिस्टिक हेल्थ डिस्क्राइब बाय आयुर्वेद। ओनली रचनात्मक दृष्टि से स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए, वो सर्वांग दृष्टि से या संपूर्ण दृष्टि से होलिस्टिक अप्रोच अगर हम रखें तो शरीर एवं मन या सूक्ष्म शरीर, तो मैं उसको सूक्ष्म शरीर की हमेशा बात कहता हूँ कि स्थूल शरीर जो है वो समदोषा समाग्निष्ठ समधातु मलक्रिया, ये स्थूल शरीर का स्वास्थ्य वर्णन किया है। और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते इज डिफाइन एज आयुर्वेद, सॉरी, हेल्थ। तो ये दूसरी जो लाइन है वो हमें सूक्ष्म शरीर का स्वास्थ्य वर्णन करती है। तो दोष, धातु, मल, इनका समतोल, बैलेंस की हार्मनी, यही आरोग्य, ऐसी आयुर्वेद की व्याख्या है।
तो ये सप्त धातु यानी ये धातु जैसे त्रिदोषों की संख्या 3 है, दोषों की संख्या 3 है। हुँ? ऐसे वाग्भटाचार्य हमें बताते हैं और ग्रंथकारों ने भी बृहत्त्रयी में वैसे ही बताया है। तो धातुओं की भी संख्या जो है निश्चित है, सप्त धातु यानी 7 धातु है। सबसे पहले आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि धातु आज की भाषा में या साइंस जिसे कहते हैं, इससे अगर समझाने का बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर समझाने का प्रयास करेंगे, तो यह टिश्यू मटेरियल है। तो आयुर्वेद में ये टिश्यू मटेरियल जो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के है, वो 7 प्रकार के बताए हैं, ठीक है? तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टिश्यूज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 जो है वो धातु है। तो वाग्भटाचार्य जी की भाषा में अगर कहे तो रसासृक् मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवाः सप्तदुष्याः। तो इनको दूष्य भी कहा है, ये उनका सिनोनिम है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है और इन सातों को ही थोड़ा सा फिजियोलॉजी या एनाटॉमी की दृष्टि से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आयुर्वेद में रचना या क्रिया का स्वतंत्र वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में जो वर्णन है वो शारीर का वर्णन है और शारीर जो है वो रचना और क्रिया दोनों यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर, ऐसे ये शारीर जो परिभाषा है वो बनती है। तो रस धातु इसको हम बॉडी फ्लूइड्स या आज के ब्लड का कंपोनेंट जो प्लाज्मा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं समझने के लिए। रक्त धातु को हम ब्लड सेल्स जो है वो ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स इसको हम समझेंगे। मांस जो है वो मसल टिश्यू है। मेद जो है वो एडिपोज टिश्यू है, फैट टिश्यू है। अस्थि धातु जो है ये बोनी टिश्यू या जिसे बोन्स एंड कार्टिलेजेस टुगेदर, उसको हम समझ सकते हैं। मज्जा धातु यानी अस्थि के भीतर जो है पदार्थ यानी बोन मैरोज और नर्वस टिश्यू खास करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा, उन सभी का वर्गीकृत हम मज्जा धातु में करते हैं। और शुक्र धातु ये जो है विशेषतः जनरेटिव जो टिश्यू रहेगा यानी सीमेन और ओवम, ये उसका व्यक्त स्वरूप है, इसको शुक्र धातु में हम समझ सकते हैं। और देखिए कर्तृत्व जो है दोष या व्याधि कर्तृत्व जो है आयुर्वेद ने दोषों की तरफ दिया है या दोषों को ही में मुख्य कर्ता माना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन दोष एंड धातु इसको भी हमने समझने की आवश्यकता है कि इनका साहचर्य भाव कैसे है, या पदार्थ विज्ञान की भाषा में करें तो आधार क्या है और आधेय क्या है। तो आधेय और आधार इस दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो विशेषतः जो सूत्र है तत्र स्थानी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः श्लेष्मा शेषेषु, ये जो आपके सामने अभी स्लाइड दिखाई रही है यही सूत्र को समझा रही है कि तत्र स्थानी स्थितो वायु यानी वात दोष जो है वो अस्थि धातु में स्थित होता है, ठीक है। पित्त दोष जो है वो रक्त में स्थित होता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और श्लेष्मा शेषेषु यानी ये रक्त और अस्थि छोड़ के जो भी धातु है वो सभी में कफ दोष रहता है, जैसे रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। तो ये होगा रिलेशनशिप, यानी हम अगर समझेंगे अगर वात दोष विकृत होता है तो वो सबसे पहले प्रभावित करेगा अस्थि धातु को, ठीक है। पित्त दोष अगर विकृत होता है तो वो सबसे पहले प्रभावित करेगा रक्त धातु को। तो ये भी समझने जैसी चीज है। आगे जाएंगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन या धातु को समझने का प्रयास करेंगे। धातु शब्द जो है वो धा धातु में तुन प्रत्यय लगने से बनता है। ये धा धातु जो है धृ धारयति दधाति धारयति शरीर संवर्धकान इति धातु, यानी ये ऐसा एक शरीर घटक है जो रिस्पॉन्सिबल है शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको मेंटेन या सस्टेन करने के लिए। और एक बार वृद्धि जो अडल्ट या तारुण्य अवस्था में शरीर आ जाता है तो उसको वैसे के वैसे मेंटेन करना है, तो इसी को धातु कहते हैं। तो पंडित हरिदत्त शास्त्री जो विद्वान है आयुर्वेद के, उन्होंने
उनके पुस्तक में ये व्याख्या बताई, जो पदार्थ स्वयं धारण, पालन, पोषण करता हुआ अपने से अभिन्न किसी दूसरी देहधारक वस्तु को उत्पन्न भी करे, उसे आयुर्वेद में धातु कहते हैं। उसको दूष्य भी कहा है, ये समझेंगे हम। जैसे हमने ये संख्या भी देखी कि रसास्त्रंगांश में दोस्ती मध्य शुक्राणी धातवा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में सप्तदूषा करके ये 7 धातुओं की संख्या बताई। अब ये विभिन्न आचार्यों ने धातु शब्द की रचना देखिए किस प्रकार से उसका विस्तार किया है। सुश्रुताचार्य जी कहते हैं धारणा धातवाहा, यानी जो धारण करता है, मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, उसे धातु कहते हैं। वाग्भटाचार्य जी अष्टांग संग्रह में कहते हैं शरीरम धारयन्ति एते धातु आहाराः च सर्वदाः। लेकिन वो धारण भी करता है और अन्य धातुओं का पोषण भी करता है, सभी धातुओं का पोषण भी करता है, और वो सर्वदा यानी ये सतत प्रक्रिया है, तो उसे धातु कहा है। सारंगधराचार्य जी लघुत्रयी में से संहिता है, आपको पता है, वो धातुओं देह धारणा, देह का जो धारण करता है उसको धातु कहते हैं। इस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। तो देखिए धारण शब्द से ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल्स बताए हैं, ऐसा भी कहा जाता है जैसे पंचमहाभूत रचनात्मक घटक है और पंचमहाभूतों को क्रियात्मक घटक की दृष्टि से जैसे वायु और आकाश महाभूत के संयोग से वातदोष तैयार हुआ है, पृथ्वी और आप महाभूत के संयोग से कफदोष तैयार हुआ है, वैसे ही धातु भी पंच महाभूतों से ही तैयार हुए। फिर भी एक क्रियात्मक घटक और रचनात्मक घटक, इस दृष्टि से देखें तो क्रियात्मक घटक ज्यादा जो है वो दोषों की तरफ झुकता है। ठीक है, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। तो द बॉडी टिश्यू विच आर दी सपोर्टर्स एंड पिलर्स ऑफ आवर बॉडी। तो इस पिक्चर में पहले देखेंगे कि पिलर्स यानी धातु अगर शरीर रूपी इस ब्रिज के अगर स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो वो ब्रिज अच्छे से टिका हुआ है। और धातु अगर किसी कारण, ये बाढ़ का चित्र है, किसी कारण अगर वो इधर उधर हो जाते हैं ये पिलर, तो पूरा पुल यानी बॉडी जो है वो ढह जाएगी या उसका नुकसान होगा, उसकी जो स्थिति है प्राकृतिक स्थिति वो नहीं रहेगी। ये समझने के लिए आपको बताया। अभी आगे जाएंगे कि क्रिया शारीर के अंतर्गत धातु शब्द अन्य अर्थों में भी प्रयोग किया है। जैसे देखिए, तो हालांकि आज हम देख रहे हैं धारणा धातवा है, इस शब्द से सप्त धातु यानी रस रक्तम मूत्र मेदस्य मज्जा शुक्र, लेकिन फिर भी धातु शब्द जो है तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से क्रिया शारीर जिसे आज कहा जाता है, उस विषय में दोष और मल को भी धातु कहा है, क्योंकि वो प्राकृतिक स्थिति में धारयंती जगत देहम कफ पित्ता अनिलास्तता। ये जो सूत्र बताया है सुश्रुत संहिता में 21वें अध्याय में, तो वो क्या है, विसर्ग आदान विक्षेप ही सोम सूर्य अनिला यथा धारयंती जगत देहम कफ पित्ता अनिलास्तता। तो ये धारयंती कफ पित्त अनिल, ये भी प्राकृतिक स्थिति में समदोषाः इस अवस्था में शरीर धारण का ही कार्य करते हैं, इसलिए दोषों को भी धारण का यानी धातु कहा है। मल भी प्राकृत अवस्था में है, समधातु मल क्रिया, तो ये भी जो है उसकी तरफ धातु, यह संज्ञा उसको कार्य की दृष्टि से प्राकृत अवस्था में समतोल बैलेंस हार्मोनी अवस्था में प्राप्त हुई। तो पंचमहाभूत के हेतु भी इस धातु शब्द का प्रयोग किया है, जैसे अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान में समझा है, वायवाकाश धातुभ्याम वायु आग्नेय पित्तम अम्बाह पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, ये पांचभौतिक संगठन वात पित्त कफ का समझाते हुए वाग्भटाचार्य इस शब्द का प्रयोग करते हैं धातु। ठीक है, आत्मा हेतु भी धातु शब्द का प्रयोग किया है, चेतना धातु अपि एकाः स्मृताः पुरुष संज्ञकाः। तो ये एक विवेचन की दृष्टि से ये मैंने आपको अभी बताया। अभी सबसे पहले कि धात जैसे पंचभूतात्मकम तत्व, यानी इस सृष्टि की जो भी है चीज वो पंच महाभूतों से ही बनी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, विशेषता भानुमति टीका में ये बहुत ही विस्तृत रीत्या स्पष्ट किया है। तो फर्टिलाइज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उसको
पंचमहाभूत इन जेमिनल फॉर्म में आते हैं और इन ग्रोइंग एम्ब्रियो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पंचमहाभूत जो होते हैं और उसे डेवलपमेंट ऑफ 7 टिश्यूज या धातु स्लाइड में थोड़ा आसानी से समझेंगे हम कि जो देखिए पुनः यही है, परंतु जब आयुर्वेद में सिद्धांत कहा है तो यही है कि एकांतिक मत है कि रस केवल जल महाभूत प्राधान्य उसमें है और अन्य जो 4 महाभूत है पृथ्वी तेज वायु आकाश वो कम मात्रा में उसमें है, इसलिए उसको व्यपदेशस्तु भूयसा इस सिद्धांत से इसका संगठन जो है वो जल प्रधान है ऐसा कहना चाहिए। और रक्त धातु में अग्नि प्रधान है, मांस धातु में पृथ्वी प्रधान है, मेद धातु में पृथ्वी और जल इकट्ठा है, अस्थि धातु में पृथ्वी वायु अग्नि 3 महाभूत प्रधान है, मज्जा धातु में जल पृथ्वी वायु ये प्रधान है और शुक्र में विशेषतः जल प्रधान है। ठीक है, तो धातु और पंच महाभूतों का भी संगठन हमें हमेशा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी, वाइवा में भी और थियरी पार्ट में भी पूछा जाए, तो ये पहले से ही हमने समझ लिया है। ये जो स्लाइड है आगे जाएंगे तो ये जो षड गर्भकर भाव बताए हैं उसमें भी देखिए आप, तो विशेषतः सुश्रुत स्वादिष्ठान तीसरे अध्याय में मातृज पितृज और रसज ये 6 भाव है, उसमें से विशेषतः माता से और पिता से विशेषतः और रस धातु से, ठीक है, रसज यह शब्द आया है विशेषतः धातु को रिप्रेजेंट करता है, उससे बनते हैं। और मातृज पितृज में भी जो भाव है विशेषतः जो पिता से पितृज अवयव है वो धातु है अस्थि और शुक्र, और माता से आए हुए धातु है मांस रक्त मेद और मज्जा। इस प्रकार से ये 6 धातु है और रसज भाव जो है वो स्वतंत्रतः बताए गए हैं। ठीक है, तो आप अधिक विवेचन के लिए सुश्रुत सारस्थान तीसरा चैप्टर देख सकते हैं। अभी उसके जो श्रेष्ठ कर्म है जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में बताया है, प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमास्मृतम। तो विशेषतः रस धातु का जो है वो प्रीणन कार्य है, यानी टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और प्रीणन के साथ ही वो तुष्टि और रक्त पोषण का भी कार्य करता है, क्योंकि वो पूर्वो धातु परम कुर्यात ऊर्ध्वोत क्षीणस्त तदहीनम। इस सूत्र में हमें क्रम परिणाम पक्ष जो है वो सेपरेट हम लेक्चर में देखने वाले हैं, धातु पोषण न्याय जो है उसमें, तो उससे वो रक्त पोषण होता है, ये उसका अलाइड एक फंक्शन है। रक्त धातु का है जीवन यानी ऑक्सीजनेशन या साक्षात जीवन स्वरूप प्राणवायु जो है वो प्रत्येक पेशिका को कोशिकाओं को पहुंचाना, और जीवन के साथ ही शरीर वर्ण धातु पूरण बल सुख, ठीक है, इस प्रकार के जो है वो मन का पोषण भी, इस प्रकार का मांस पोषण सॉरी वो फंक्शन जो है वो पूर्व धातु परम क्रिया इस पद्धति। मांस धातु जो है विशेषता लेप यह कार्य है उसका, यानी टू कवर द बॉडी पार्ट, लेपन यह श्रेष्ठ कर्म हुआ। और अदर फंक्शंस में बल और मेद पुष्टि यानी मेद का पोषण करना, पर धातु का पोषण करना। मेद जो है उसका वो क्या, प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेह, तो स्नेहन कार्य है यानी लुब्रिकेशन, तो ये श्रेष्ठ कर्म हुआ। और उसके साथ स्वेदोत्पत्ति दृढ़त्व और अस्थि पोषण यानी पर धातु का पोषण करना। अस्थि तो इसका क्या कार्य है, श्रेष्ठ कार्य धारण, तो टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर। अस्थि शब्द मूलतः संस्कृत दृष्टि से स्थ धातु से बना है, और स्थ शब्द का अर्थ होता है टू स्टैंड इरेक्ट, जिसके वजह से हम सीधा खड़ा रह सकते हैं। अगर अस्थि धातु शरीर में समझो नहीं हुआ या प्राकृतिक स्थिति में नहीं हुआ, जैसे ऑस्टियोमैलेसिया नामक डिसीज में, तो उसमें क्या हो जाता है, वो व्यक्ति जो है वो उसके अस्थि दृढ़ न होते हुए वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो पुरुष जो है या व्यक्ति जो है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, मानो अमीबा जैसा वो अपने आकार शायद बदलता रहेगा या क्रिप करेगा फिर। तो टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर इज अ फंक्शन ऑफ अस्थि धातु टू स्टैंड द इरेक्ट, तो उसके साथ पर धातु पोषण यानी मज्जा पोषण। छठा धातु है मज्जा धातु, इसका श्रेष्ठ कार्य है क्या, तो
अस्थि पूरण यानी अस्थि धातु में, अस्थियों में जो भी कैविटी रहेगी वो अवकाश को, आकाश को, उसको परिपूर्ण करना या उसका पूरण करना। उसके साथ प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र पुष्टि, पर धातु पोषण। अब सप्तम धातु जो है वो शुक्र शुक्र धातु, उसका श्रेष्ठ कर्म बताया है गर्भोत्पादन यानी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। अब ये हमेशा गर्भोत्पादन, इसका अर्थ जो है वो संतति निर्माण या प्रजोत्पत्ति के दृष्टि से देखा जाता है। नॉट हैविंग ओनली बेबी और नेक्स्ट प्रोजेनी, बट टू प्रोड्यूस द सेल, न्यू सेल, एनी काइंड ऑफ सेल। वो जो टिश्यू या पेशी रहेगी वो मज्जा धातु है, अस्थि धातु है, मेद है, रस है, रक्त है। किसी भी धातुओं के नूतन नवीन पेशियों का निर्माण करना ये शुक्र धातु का कार्य है। ठीक है, तो इस दृष्टि से हमने इस गर्भोत्पादन को देखना चाहिए। हाँ, इसमें जो यानी संतति निर्मिति, यह भी इसका एक गर्भोत्पादन का अर्थ है। तो उसके साथ धैर्य, चवन, देह बल, प्रीति और हर्षण, ये भी उसके कुछ अन्य कार्य हैं। ठीक है, अभी ये शरीर में धातु प्रमाण कितने रहते हैं, यानी उसका प्रमाण क्वांटिटी कितना है। तो आयुर्वेद ने उस वक्त का जो अंजलि प्रमाण है तो उसको वर्णन किया है। रस धातु 9 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, मांस धातु का उतना प्रमाण वर्णन नहीं है। मेद धातु 2 अंजलि, अस्थि धातु जो है उसका भी अंजलि देखिए लिक्विड फॉर्म के लिए या सेमी सॉलिड के लिए है, इसलिए मांस और अस्थि का अंजलि प्रमाण नहीं बताया होगा शायद। और मज्जा धातु 1 अंजलि और शुक्र धातु जो है वो अर्धांजलि। अब देखिए धातु पोषण का हम स्वतंत्र एक व्याख्यान देखने वाले हैं, फिर भी रेफरेंस या इंट्रोडक्शन के लिए ये जो है धातु पोषण, प्रायः इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदो ततो अस्थि च अश्नो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भः प्रसादजः। तो ये चरक चिकित्सा स्थान ग्रहणी चिकित्सा अध्याय जो है 15वां, उसमें से आया हुआ है। तो ये क्रम परिणाम पक्ष, रक्त से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, इस दृष्टि से वहां पे बताया है। अब देखिए आगे उपधातु भी टर्म आएगी। तो उपधातु में विशेषतः ये हम हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि धातु वर्णन किया फिर उपधातु क्या, तो साथ ही टिश्यू बताया और स्ट्रक्चर का क्या, तो उसका वर्गीकरण हम उपधातु में कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं आदर्श स्ट्रक्चर। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है, धातु में दोनों कार्य होता है, धारण भी होता है और पोषण भी होता है। ठीक है, लेकिन उपधातु केवल धारण का कार्य करता है, वो किसी का पोषण, धातु वो ही धातवा आरा, इस प्रकार से अन्य धातुओं का पोषण या उपधातु अन्य उपधातु का पोषण नहीं कर सकते। इसलिए अब देखिए, तो धातु के समझने के बाद उपधातु का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में आज देखेंगे हम। रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृजा कंडरा सीरा मांसाद वसात वचा सट्ट मेदसा स्नायु संभय। तो सप्त धातुओं के विशेषतः 4 धातुओं के उपधातु बताए और अस्थि, मज्जा, शुक्र इनके उपधातु नहीं बताए। तो रस का जो धातु है वो स्तन्य और आर्तव है, रक्त का कंडरा और सीरा है, मांस का वसा और 6 प्रकार की त्वचा है, और मेद का स्नायु। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ट है थोड़ा सा नेक्स्ट हम थोड़ा और डिटेल में 2 आचार्यों का मत देखेंगे, जैसे अभी हमने गृहिणी चिकित्सा से देखा, चरक चिकित्सा स्थान से, तो सारंगधर संहिता से भी हमने समझने का इसको प्रयास करेंगे। वहां पे उन्होंने 7 धातुओं की 7 उपधातु बताए हैं, तो इसको भी समझेंगे। रस का स्तन्य है, रक्त का रज है, मांस का वसा है, मेद का स्वेद है, अस्थि का दंत है, मज्जा का केश है और शुक्र का ओज है, इस प्रकार। ठीक है, तो धातुओं के मल भी रहते हैं। तो कहो वित्त मलाखेशु प्रस्पेदो नखरो मच, नेत्र वित्त स्नेहो धातुनाम क्रमशो मला। तो श्रुताचार्य जी बताते हैं यहाँ पे रक्त का मल, रसमल कफ है, रक्तमल पित्त है, मांसमल खमल यानी नेत्र छिद्र है, कर्ण छिद्र है, यहाँ से आने वाला जो मल है उसको मांसमल खमल कहा है। ख यानी आकाश। मेद का स्वेद है मल, अस्थि का नख और रोम है, रोम यानी त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, स्किन हेयर, उसको रोम कहा है। मज्जा जो है विशेषतः नेत्र बल और त्वक स्नेह है, और शुक्र का मल अष्टांग हृदय में विशेषतः
ओज कहा है। ओज को भी स्वतंत्र हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? तो आज हम यहीं रुकेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, तो वो ज़रूर पूछेंगे। तो चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए हैं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम शेयरिंग जो है, वो खत्म करते हैं।